मेरी बात आपने लिया नहीं सर जनरल का नाम, इसलिए मेरा अधिकार बनता है सर पूछना। तो इस बार राजकुमार जी, राम प्रसाद जी फिर से लड़ना चाहें तो फिर आप कैसे मनाएंगे उनको? नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजस्थान का सियासी आसमान तैयार हो चुका है और इसमें तभी सभी राजनीतिक पार्टियों का तापमान बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने और बचाने को लेकर लगातार जद्दोजहद करती नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर दोनों ही पार्टियां पिछले 30 साल से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का शासन चल रहा है, लेकिन कई बार तीसरे मोर्चे के रूप में भी किसी ने उठकर खड़ा होने की कोशिश करी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पिछले समय देखा जाए तो 2018 में जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बनाया, तो वहीं वागड़ और मेवाड़ की सियासत में भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासियों की आवाज बन के उभरी। आदिवासियों की आवाज को उठाते हुए ट्राइबल पार्टी ने विधानसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 विधायक अपने जिताकर विधानसभा के सदन में पहुंचा लिए। और राजस्थान चुनाव 2023 में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में तीसरे मोर्चे के रूप में भारतीय ट्राइबल पार्टी मेवाड़ और वागड़ में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज के लिए हमारा कारवा लगातार विधानसभाओं में जा रहा है। जन नेताओं, राजनेताओं और उनके पदाधिकारियों से जनता से जुड़े सवाल पूछ रहा है। 2023 के चुनाव को लेकर उनका क्या नजरिया है, इसको लेकर जनता की आवाज उठा रहा है। नेताओं से तीखे सवाल पूछने की हमारी आदत है और लगातार ये कारवा चलता रहेगा। राजस्थान चुनाव पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम जी घोगरा, और उनसे बात होगी जनता से जुड़े सीधे मुद्दों पर। घोगरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। खबर आप तक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंतिम व्यक्ति की सोच को जानने की कोशिश की। धन्यवाद खबर आपको। घोगरा साहब, पूरे विस्तार से हम बात करेंगे 2023 में आपकी क्या तैयारी है, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई और आप राजनीति में आखिर कैसे आए? देखिए, मेरी जो आज जिस मुकाम पर हूँ उसके पीछे जो मुख्य रहस्य है वो गरीबी है जी। इस सारे संघर्ष के बावजूद भी मैं कॉलेज में विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट रहा। आई हैव पास ही सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन एनसीसी जी। और उसी समय से मुझे युवाओं, आम लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को लड़ने का मद्दा पैदा हुआ, और वही जो ताकत थी, वही जो मेरा जज्बा था, वो आज इस मुकाम तक मुझे लाया है। ये जो मेरी अंदर जो हौसला अफजाई मेरी गरीबी की वजह से मेरी ज़िंदगी से मैं सीखा, और उस जो मैंने जो झेला वो मेरे आम युवाओं के साथ हो रहा है, मेरी आम जनता के साथ हो रहा है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीबों के साथ। तो मैं इनकी आवाज़ कैसे बनूं, उसके लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी ऐसे लोगों की आवाज़ है, और उसके बैनर तले में आपके बीच हूँ, आपके सामने। घोगरा साहब, आपने आदिवासियों की, दलितों की आवाज़ की बात की और राजनीति का मंच आपने ढूंढा, तो परंपरागत पार्टियां पिछले काफ़ी समय से देश की आज़ादी के बाद काम कर रही है। कांग्रेस ने तो देश को उस गरीबी से निकाला जब देश भूखमरी की स्थिति में था, तो फिर आपने परंपरागत पार्टियों से इतर जा कर के ये दूसरी पार्टी में जाने का या फिर ये अपनी अलग लड़ाई करने का आपने सोचा, जबकि ये रहा तो बहुत कठिन है। अगर आप चाहते तो बीजेपी कांग्रेस को ज्वाइन करते तो आपको जल्दी मौका मिलता, विधानसभा पहुंचते, आप अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकते थे, फिर ये अलग रहा, क्यों चुनी आप? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने उठाया, और इसमें मैं सीधा सा कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के मन में भोगीलाल पंड्या से लेकर इस एरिया में जो सामाजिक कार्य करते हुए ज्योति बसु कॉमरेड हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, उस जमाने में सन 60 तक ये लोग जब आदिवासी के घर में आते थे तो उनके मन में उसकी गरीबी, उसकी अशिक्षा पर बहुत चिंता होती थी, और ये उनके मन में था कि
दीनबंधु वर्मा, भोगीलाल पंड्या, ऐसे लोग उस समय, तो वो उनके मन में था कि ये आदिवासी, ये गरीब, ये एससी पिछड़ा आदमी अगर पढ़ लिख जाए, होशियार होए, तो उसका जीवन अच्छा बनेगा। तो वो मेरे घर में आते थे, आदिवासियों के घर में, तो उनका देखने का उस घर को नजरिया ऐसा था कि इस परिवार का उत्थान हो, ये पढ़े लिखे। लेकिन मैंने जब अपनी गरीबी देखी, मेरे साथ में जो बर्ताव हुए, इस सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनका जो बर्ताव था आज की राजनीतिक पार्टियों के उत्तराधिकारियों का नहीं है। आज बीजेपी कांग्रेस का जो उन नेताओं के वंशज आ रहे हैं या उनके द्वारा बनाए हुए नेता जब आदिवासी घर में जाके देखते हैं तो उनकी नजरिया वो नहीं है जो उनका था। अभी तो आदिवासी घर में जाते हैं तो उनकी नजरिया ये है कि इसको बहला फुसला के इसकी जमीन पर कैसे कब्जा किया जाए, इसके पास जो है उसको कैसे प्रभावित करके मैं समेट लूं, ये चल जब मेरे को दिखाई दिया। बीजेपी का स्थापित करने वाला पूर्व नेता अच्छा था, कांग्रेस हो, कॉमरेड हो, सब अच्छे थे उस समय का नजरिया, और अभी नजरिया बदला है, मानसिकता में बदलाव आया। आज हर बीजेपी कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये उदयपुर के गुलाब बाग से लेकर के ये जमीनें जितनी बिकी हैं बिलों की, उसको बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने ही बिकवाई है, और आज पूरे लोग घर नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी लाए, और मेरे अंदर इसलिए पैदा हुआ कि अब मैं उत्तराधिकारियों पर मुझे विश्वास नहीं रहेगा कि वो मेरी घर में मेरी फैमिली के साथ वो किस नजरिए, क्योंकि नजरिया बदल गया है। मेरा विरोध उसी सीधे उस नजरिए से है, इसीलिए मैंने किसी का थैला नहीं तोका और न आगे भी तोकूंगा। ये ट्राइबल पार्टी 2018 में राजस्थान में आई, और 2018 में आपने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 एमएलए जीते। लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो लाइन लेंथ है, जो आपकी रणनीति है, जिस प्रकार के नारे आप लोग लगाते हैं, जिस प्रकार की विचारधारा आप लोगों में फैला रहे हैं, इससे तो आदिवासियों के अंदर एक उग्र भाव पैदा हो रहा है, जबकि देश में कभी आदिवासियों को उग्र होते देखा नहीं गया। आपके भाषण, आपके नेताओं की जो विचारधारा है, आप कहते हैं कि हम जनरल को यहाँ से भगा देंगे, एसटी का केवल ये क्षेत्र रहेगा और उसका ही यहाँ पे राज चलेगा, तो फिर ये तो समाज को बांटने वाली विचारधारा है ना। जी नहीं, भारतीय ट्राइबल प्रजातांत्रिक दायरे के तहत रजिस्टर्ड है जी। ये पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं होती जी। संविधान के तहत रजिस्टर्ड है, इसके लिए आम जनता की पार्टी है जी। रहा सवाल कुछ लोगों को बाहर करने की जो बातें बोल रहे हैं, वो सामाजिक स्तर पर बोले होंगे जी। लेकिन एज ए भारतीय ट्राइबल पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं बोला। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं? बच्चे इसलिए बोल रहे हैं कि जिनको अनुभव नहीं है कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या है, तो वो उसको पढ़ लिया। किसको? उस केस को पढ़ लिया। बच्चों को आप लोगों ने पढ़ाया सर? नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया। आपने नहीं, आपके नेताओं ने भाषणबाजी। मैं क्यों पढ़ाऊं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, आज तो मीडिया इतना है कि बच्चा, मैं बुजुर्ग आदमी में तो खोलना ही नहीं जानता हूं, वो पूरा यूट्यूब से लेकर पूरी चैनलों में देख रहा है, नक्शा ऑनलाइन है, तो बच्चा तो आज का पढ़ रहा है ना। इसलिए अनुभव विहीन, आक्रोशित अगर कोई बच्चा ऐसा बोल देता है तो ये बीटीपी की जिम्मेदारी नहीं है, या किसी पार्टी नहीं बुला रही है। ये पार्टी का, जैसा आप कह रहे, पार्टी का नारा नहीं है। आप लोग नामांकन करने जाते हैं तो वहां पर ये नारे लगते हैं। बीटीपी का ये पटका जो आपने डाल रखा है, ये पटका लगा के आपका कार्यकर्ता आगे चल रहा है, पीछे नारे लग रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप इस विचारधारा से संपर्क नहीं रखते हैं तो आपको उन बच्चों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। जी, इसीलिए हमने तो जब ये बात स्टार्ट हुआ, डूंगरपुर के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, मैंने एसपी और कलेक्टर साहब से मिलके कहा कि श्रीमान आप हमको सुनो जी, हम क्या कहना चाहते हैं जी। तब उनको पता लगा कि ये जो बोल रहे हैं लोग बाग, उसको बोल रहे हैं, बोलते और हैं जी, और बीच में कुछ बात काट करके गलत बात फैलाई जाती है। ये बात हमने कही जी कलेक्टर और एसपी को, और फिर हमने निवेदन किया कि साहब को अगर कोई बोल रहा है गलत फहमी है तो कम से कम आज हमारे सामाजिक मुखियाओं को पूछिए, हम सरकार की मदद करेंगे। अगर गलत ट्रैक में है
तो हम उसका मार्गदर्शन देंगे। जी। हमें अमन शांति चाहिए, स्टेट का विकास जी। चाहिए, लेकिन वो भी हमारा ST SC स्टूडेंट आज उसी गुजर रहा है, वो स्थिति तो कैसी, उस योजना का क्या लाभ? जी। योजना दे रहे हो ठीक। लेकिन सही में हमारे लिए बैरियर बना करके नहीं दे सर, योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। योजना के लिए आप सरकार से सिफारिश करें, सरकार आपके लिए योजना बनाए, पिछड़े वर्ग को ऊपर लाए, सब बात मान ली आपकी। बात ये हो रही है कि सर की जनरल वालों को यहाँ से भगा देंगे। बीच में नारे चले थे कि राजपूतों से खेती करवाएंगे, बनियों से कटाएंगे, ब्राह्मणों से रखवाली कराएंगे और पटेल को तो नौकरी भी नहीं रखेंगे। ये विचारधारा आखिर कहाँ से आई और इसका ठीकरा BTP पर कैसे फोड़ा गया? देखिए, पहली बात तो आपने सुना है, मेरे को तो ये स्टेटमेंट सुने नहीं जी। ठीक है, लेकिन ये जो ठीकरा फूटने का मूल वजह है BJP और कांग्रेस के आदिवासी आरक्षित नेता। जी। बात ये BJP कांग्रेस आरक्षित नेता किन के माध्यम से, जो टिकट दिलवा के इनको कठपुतली बनाते हैं, उनकी चाल। अच्छा वेलाराम जी, 2018 का विधानसभा चुनाव डूंगरपुर से आपने लड़ा और 5 साल पिछले कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में जो काम किए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, योजनाएं बढ़िया बनाई। जी। आप मानते हैं बढ़िया योजना बनाई सरकार ने? बिल्कुल, योजनाएं हर योजना बढ़िया बनाई, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी। नंबर 1। नंबर 2, बार बार सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदला, वो IAS अफसर आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की नई नई योजनाएं बनाते रहे। किसी योजना को बार बार बदलना ही इस क्षेत्र का नुकसान होने का मूल कारण है, क्योंकि स्थायी रूप से स्थायी समाधान के लिए कोई लंबी योजना लंबे टाइम तक नहीं चलाई, जिसकी वजह से योजनाओं का कोई उपयोग नहीं हुआ। मतलब आप ऑल ओवर पिछली जो सरकारें बार बार बदली उसके प्रक्षेप में ये कह रहे हैं कि सरकार बदली तो योजना बदल गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योजनाएं बदलती रही, जिसकी मर्जी आए, जिसने आइडिया आया, नई योजना बनाई, पुरानी योजनाएं अलमारी में बंद। तो अपग्रेड किया ना सर सिस्टम को, तेजी से सब आगे बढ़ रहे हैं, तो नई योजना नई रणनीति के साथ, नई टेक्निक के साथ लाए। की योजना की हवा ही नहीं गई मेरे तक। आज पैसा कानून, जी क्या है पैसा कानून? पैसा कानून में 1996 में राष्ट्रपति ने कानून पास किया। जी। 1999 में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया। जी। 2011 में नियम बनाए। जी। आज कितने साल हो गए? 25 साल होने आ रहे हैं। इन MLA, विधायक, कलेक्टर, जो प्रशासनिक अधिकारी, CI वगैरह सब पूछ लीजिए जी। कि इस योजना के बारे में कितने लोग जानते हैं, और जानते भी हैं तो लागू नहीं करना जानते हैं। आप बता दीजिए क्या योजना है? योजना ये है कि जैसे मेरे पाल देवल की ग्राम पंचायत है जी। पैसा कानून ये कहता है कि इस ग्राम पंचायत में जितने राजस्व गांव हैं जी। उसकी गांव सभाएं अलग होगी। जी। और गांव सभाओं में वो लोग सदस्य होंगे जो पंचायत सूची के अंदर होते हैं। जी। और उनको राजस्व गांव की गांव सभा के लोगों को अपने गांव से पत्थर, गिट्टी, मार्बल वगैरह जो भी ले जाने से पहले, निकालने से पहले उनसे स्वीकृति, उनकी ग्राम सभा का निर्णय होने पर ही कोई भी आदमी उस एरिया में काम कर सकेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के बाद है 25 साल हो गए, अभी तक इसकी क्रियान्विति नहीं हुई। आपके सामने एक उदाहरण, 2023 के चुनाव की BTP पार्टी की क्या तैयारी है और क्या है सर डूंगरपुर के और आपके ट्राइबल एरिया के मुद्दे हैं जिस पे BTP काम करना चाहती है? 2023 के लिए जी। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, जी। जो 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है, जी। वो धरातल पर सही मायनों में सरकार लागू करे। जी। पैसा कानून, जी। FRA कानून, जी। छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं सही मिले, जी। किसान जो वर्ग है जी। उसके एक एक इंच भूमि जी। की पैमाइश हो करके जी। उसके खाते में हो। सर आपकी रैलियों में बार बार ये 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, भील प्रदेश, ये जो बातें हैं, तो आखिर ये 5वीं अनुसूची क्या है, पैसा कानून क्या है और भील प्रदेश
का मुद्दा जो आप उठाते हो, ये मुद्दा क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? बहुत जिनाइन मुद्दा प्रश्न किया आपने। 5वीं अनुसूची जो आई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, आज के परिवेश में ये जो 2-3 सवाल आपने किए इस आदिवासी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। ये जो 5वीं अनुसूची का जो सवाल है, जब आज़ादी से पहले लगभग 71 संघर्ष आदिवासियों ने देश की आज़ादी के लिए लड़े, जिसकी लिस्ट है। उन आज़ादी के आंदोलनों से प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया, जिसमें उस एक्ट की धारा 92 में आदिवासी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करने का प्रावधान अंग्रेजी काल में किया गया। उसी के आधार पर भारतीय संविधान में बाबा अंबेडकर ने 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया, और जो 5वीं और आज संवैधानिक प्रावधान के रूप में है। और उसमें जो प्रावधान किया गया उसके पीछे जो छिपा हुआ बात थी, वो संविधान की मंशा ये थी कि इनके साथ अत्याचार हुए, शोषण हुआ, इनकी अज्ञानता का लोगों ने लाभ उठाया, इनकी ज़मीनें इनके हाथ से न निकल जाएं, ऐसा चिंता संवैधानिक जो निर्माताओं की बैठकों में चर्चा चली, और उसी को ध्यान में रखते हुए 5वीं और 6ठी अनुसूची को भारत में संविधान में लाया गया। जनजातीय क्षेत्र त्रिपुरा, मेघालय यानी कि 6 शेड्यूल, और 5वीं अनुसूची में देश के 10 राज्य अभी आते हैं, जिसको 5th शेड्यूल एरिया कहते हैं। उस एरियो के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति आदिवासियों के गार्जियन माने गए हैं। आदिवासी की भौगोलिक परिस्थिति, उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या, उनकी संस्कृति, उनके जीवन यापन के तरीकों, प्रकृति के साथ जो रिश्ते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को अधिकार दिया गया कि वो अगर उचित समझते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इन लोगों की स्थानीय जो परिस्थितियां हैं वो देश में आम कानून लागू होने से, संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून लागू होने से ये लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए इनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, ये मंशा संविधान में थी। उसी को लेकर राज्यपालों को पावर दिए गए। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विधानसभा, विधानमंडल और मुख्यमंत्रियों ने आज तक राज्यपालों का उपयोग नहीं, उस अधिकार का उपयोग नहीं करने दिया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि पूरी जमीनें 5th शेड्यूल एरिया में खत्म हो चुकी हैं। ट्राइबल पलायन के कगार पर है। यहाँ तक कि एरिया से पलायन हो गया, वहाँ तक ठीक है, जा रहा है उसका, लेकिन बच्चों से पलायन हो चुका है। आज जो आदिवासी क्षेत्र में कोर्ट कचहरी, थानों, पटवारी में जिस तरह से लोग उलझा हुआ, इसका मुख्य कारण है 5वीं अनुसूची को राज्यपाल को द्वारा संविधान की मंशा के अनुसार लागू नहीं किया जाना, इसका मूल कारण है। तो राज्यपाल महोदय बेनामी ढंग से जमीनें, वेलाराम जमीन खरीदता है, बेचता है आदिवासियों में, और रामलाल जमीन खरीदता है। उसके घर में खटिया नहीं है, 4 उसके घर में 4 पाई की खटिया भी नहीं है। वेलाराम 25 लाख में बेच रहा है और रजिस्ट्री में 25 लाख में वो खरीद रहा है। कौन? रामलाल। तो अभी और इसमें
जब मैं जाके देखता हूँ मौके पर तो फैक्ट्री और बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है। तो सरकार ने तो ये नियम बना दिया कि एसटी की ज़मीन दूसरा व्यक्ति नहीं खरीद सकता, लेकिन बड़े लोग, इंडस्ट्री लोग आदिवासी की ज़मीन किसी और व्यक्ति के नाम से खरीद लेते हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, मतलब उस पर बैठा हुआ है दूसरा। तो पैसा तो दे रहा है ना वो, कौन? जो खरीद रहा है, बेचने वाले को पैसा तो दे रहा है ना वो। इसको खरीदने वाले को, बेचने वाले को पैसा दे रहा है रजिस्ट्री उस रामलाल के नाम से। उससे आपको क्या मतलब है? जिस जो बेच रहा है उससे उसको क्या मतलब? मान लीजिए वेलाराम जी की जमीन मैं लेता हूँ, मेरी बात सुनिए सर, मैं वेलाराम जी की जमीन लेता हूँ, मैं किसी के नाम पर रजिस्ट्री कराऊँ, आपको तो मैंने जमीन का भाव दे दिया ना। अरे बाबा, लेकिन उसको 10,000 रुक करके रजिस्ट्री में धोखे से साइन करा के खरीद रहा है, और उसको ये पता नहीं है कि ये जमीन मैंने कितने लाख में खरीदी है। मैं उन लोगों से ये पूछना था तो 25 लाख आए कहाँ से जो खरीद रहा है? तो वहां पर जो जमीन के दलाल लोग बैठे हुए हैं, हमारा ये कहना है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा। जी है? जी। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय इस तरह का कानून को बदलाव लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, ये आपकी मांग है। मेरी मांग है राज्य सरकार से कि राज्यपाल महोदय अपने अधिकार का उपयोग करके प्रपत्र जी, जो उसमें बेनामी जमीन से रजिस्ट्री हो रही है, यानी कि कन्वर्सन हो रहा है, इस तरह से जो कानून बनाए उसकी बैठे और उसको हटा दें, हमारी जमीन वैसे भी इतना बंद हो जाएगी। गोगरा साहब का बड़ा आरोप है कि आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए बड़े बड़े भूमाफिया मतलब कि डमी कैंडिडेट का उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डमी का उपयोग करके बैठे और हैं। जमीन किसी गैर व्यक्ति के नाम पर लेते हैं, उनके सामने एक बाउंडेशन है कि वो आदिवासी की जमीन अपने नाम पे नहीं करा सकते, इसलिए किसी और व्यक्ति के नाम से कराते हैं, लेकिन उस पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती है और उसे रेट नहीं दी जाती। ये आपके अरे रेट कहाँ मिले, वो तो लेने वाले को इतना दे दिया, उसको आधा पैसा भी नहीं मिलता, 4 रुपए में से 4 आने भी नहीं मिलता है जी। हाँ, तो 5वीं अनुसूची जारी होगी तो जमीन कोई नहीं ले पाएगा। 5वीं अनुसूची की सही क्रियान्विति और राज्यपाल महोदय इसका अधिकार का उपयोग करते हैं और यहाँ की स्थिति बिगड़ती हालत को ठीक करें, ये अपील के साथ कहना चाहता हूँ कि पुनः रजिस्ट्री से लेकर के जिस तरह से कन्वर्सन की बात है, उस मुद्दों पर राज्य सरकार के नए सिरे से विचार करना चाहिए और आदिवासियों की जमीन जो उनके हाथ से निकल जाने रही है उसको बचाना चाहिए। ये 2023 का आपका मुख्य एजेंडा भी है? बिल्कुल, पूरा हमारा मुख्य एजेंडा है बेनामी जमीनें जो आदिवासियों के हाथ से निकल जाए उसको रोके सरकार। अच्छा सर, अच्छा ये मैंने मान लिया फैक्ट्री वाले लेते हैं, बड़े इंडस्ट्री लेते हैं, भूमाफिया लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, रेलवे निकलना है, रोड निकलना है, उसमें जिस आदिवासियों की जमीन जाती है, क्या वेलाराम जी और उनका संगठन उसका भी विरोध करता है? रेलवे निकली डूंगरपुर में जी, 50 साल पहले पैमाइश हुई जी, और जिस खेत में खेती की थी जी, वही किस उसके खाते में है जी। उसके बाद में कोई खेत में तो मकान बनाएगा नहीं आदिवासी, किनारे बनाएगा। तो आज भी 50 साल पैमाइश हुई, 50 साल के बाद आज तक पैमाइश नहीं होने से रेलवे निकलने के बाद कुआं का मुआवजा नहीं मिला, घर का मुआवजा नहीं मिला। सरकार अगर मुआवजा देके जमीन लेके कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकाले तो आपको ऐतराज है या नहीं है? मुआवजा देने से पहले कोई भी परियोजना आदिवासी क्षेत्र में जाता है तो पूर्व जानकारी क्या हम ये परियोजना लेके आ रहे हैं, ये राजस्व गांव की ग्राम सभा को वो कंपनी हो सरकार पूछे नंबर कि यहाँ पर पूर्व जानकारी जी, पहले उन्हें बताया कि यहाँ से रेल निकलेगी, आपकी जमीन जाएगी और इतना मुआवजा मिलेगा। हाँ, क्या आपका क्या कहना है, नंबर 1। दूसरा, उनकी स्वीकृति जी, पूर्व जानकारी देना, उनसे स्वीकृति लेना, हाँ ठीक है, हाँ। और स्वीकृति के मिलने के बाद क्या लाभ मिलेगा जी, ये भी इनको बताना पड़ेगा। कोई अगर स्वीकृति ना दे और प्रोजेक्ट अटका रहे तो? पर जो अटका नहीं दे तो नहीं देगा उसको, फिर उसको और सरकार फिर विकास की योजनाएं कैसे पहुंचाएगी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास भी नहीं हो रहा। अरे भाई साहब, विकास, अब उदाहरण बता दूं तब आपको ध्यान में आएगा कि आज जमीन जी, भूमि माता जी, को अपनी शरीर समझ लीजिए। जी, बराबर। अर्थ इज आवर यूर बॉडी, जी, 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 जो बीटीपी कहना चाहती है, ये बहुत, अर्थ इज आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जी,
मिनरल के रूप में ये मसल्स निकाल रहे हैं विकास के नाम से। जी। कौन सा? जी। ये है ना, जी, बाइसेप्स। ये जितना मसल्स है। जी जी मंडी में बकरा खरीदने वाला जाता है तो पहले दबा के देखता है कि कितना माल है, राइट? जी। राइट? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं। हाँ, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, दूसरे समझ जाएंगे, जी। है ना? उसी तरह से इस धरती माता को ये भोगवादी ताकतें दबा के देख रही। अच्छा। दबा के देख के क्या कर रही? मसल्स निकाल दिया, मिनरल, जी। राइट? जी। फिर जंगल उखाड़ दिया। जी। आदिवासी के घर में तो 4 पायों का एक खाट ही नहीं है। महलों में लाभ कहीं और पहुंचाया जाए। अरे, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 स्टार होटल में ये जैसे आपके यहाँ पर लकड़ी है, जी। हैं? जी। आप तो बढ़िया बैठे हो, मेरे घर में खाटिया, लेकिन चोर किसको गिन रहे? जी। आदिवासी ने काटा। सुनते हो कि नहीं सुनते? जी, जी। 5 स्टार होटलों से लेकर के ये सारा फर्नीचर जहाँ पर बैठे हैं सब यहाँ आया। जी। आया कि नहीं आया? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाल उखाड़ने का काम किसने किया? जी। भोगवादी ताकतों ने। जी। ठीक है, ये बाल उखड़ गए। जी। अब क्या हुआ, इस बॉडी से हाँ। पेट्रोल, डीजल, पानी खींच लिया। जी। ठीक है, जी। खून बाहर आ गया। जी। अब इस बॉडी को देखो कैसी लगेगी, जी। विकराल हो गई। जी। तो विकास क्या हो रहा है? ये सरकारें क्या कर रही? जहां थोड़ा सा भाग बच गया है उस पे खड्डे खोद करके, जंगल उगा करके एनवायरनमेंट ठीक करने की बातें कर रहे हैं। जी। तो हमें समझ में आया कि यार इस पे सब कुछ लूट लिया। हाँ। और जो बचा था उस पे खड्डा खोद के जी। फिर आप विकास कर रहे हो। ऐसा विकास हमको मानवता के हित में नहीं चाहिए। भारतीय ट्राइबल पार्टी कहना चाहती जी। कि तथाकथित भोगवादी ताकतों, आप लोग जो प्रकृति का दोहन लिमिट से ज्यादा कर रहे हो जी। उसको रोको। जी। वो आदिवासी नहीं कह रहा है, अपने लिए नहीं कह रहा है, जी। विश्व मानवता की संरक्षण के लिए ये हमारा संदेश है। तो हम पर्यावरण बनाओ, धरती माता को बचाओ, ये अभियान भी हमारा एक इशू है, महत्वपूर्ण इशू है कि हम कहेंगे क्यों, हमारे तो जो चाहिए वही लेते हैं, दूसरा उगाते हैं, जी। है ना? तो जिस तरह से ये जो वातावरण चल रहा है, तो इस धरती माता के साथ में जो अन्याय हो रहा है इसको ठीक करने के लिए हम अपील कर रहे हैं। सर, बीटीपी अपनी अलग विचारधारा लेकर के आई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आपने चुनाव लड़ा, 11 एमएलए आपकी जीते, 11 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा और 2 एमएलए आपकी जीत गए। अलग विचारधारा लेकर के गए, ज़मीन से जुड़े मुद्दे विधानसभा में उठाते भी हैं। अप्रिशिएट करता हूं मैं भी कि ज़मीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। कभी स्टूडेंट की बात हो, गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सब ठीक है। लेकिन फिर वो कांग्रेस के साथ जाके मिले, आप लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। फिर ग्राम में बैठे व्यक्ति को तो लगता है ना कि यार मैंने तो अलग विचारधारा के वोट दिया। फिर ये सारी अफवाह है। हमने कांग्रेस से कोई साठगांठ नहीं है, न बीजेपी कांग्रेस से। एक थैली के 2 छट्टे बट्टे हैं ये, जी। है ना? जी। हमारा कोई तालमेल। हाँ, कुछ लोग इस बातें करके बीटीपी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। हम किसी से नहीं मिले, बात एक ही है, सीधी बात। ये बात शुरू हुई सर जब सरकार गहलोत साहब की गिर रही थी, तो बीटीपी के 5 सदस्य टीम उनसे मिली और मैं ये इस मुद्दे पर नहीं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमारी बीटीपी जो जीती, जी। जी। हमारे लोगों के दिमाग में जी। ये एक सोच डेवलप हुआ जी। कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जी, जी। हमने जानकारी दी जी। कि ऐसा हुआ है, नहर आ रही थी, जी। बीच में कबाड़े सारे ये लोग खा गए। जी। तो लोग ऐसे बोले, अरे यार तब हमारे लिए नहर आ रही थी। हाँ। हाँ, अरे यार ये तो गलत है। तो आपको ताजुब होगा, बीटीपी के पास 1 पैसा नहीं था। जी। बिना पैसे 2 एमएलए जितना जी। जी। वक्त रखता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल। सोच में एक बदलाव, बिल्कुल। सोच में बदलाव। जी। आज भी हम कह रहे हैं बीटीपी के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन हमारे विधानसभा के अंदर हमारे लोग निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? कि हम जब वायदा याद दिलो अभियान चलाएंगे, हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे वसुंधरा हो, या उनके उत्तराधिकारी हैं, कह के गए कि ये तालाब बनाएंगे, हम सीधे जाके एक ही बहेंगे, भाई ये कह के गए थे, क्या हुआ? अब क्या सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं सुनेंगे वो। हम हमारी मर्जी है, जो करेंगे देख लेंगे, बस आप पधारिए। आपके ये सारे मुद्दे आप कह रहे हो, आदिवासियों के हक की लड़ाई आप लड़ रहे हो, आपका ये दावा है। तो फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी लड़े, सीट तो एसटी के लिए रिजर्व है, आपका ही भाई जा रहा है। तो फिर ये अलग से आप कौन से आदिवासी बन गए और अलग से आइए, लोगों को अलग विचारधारा में डालने की क्या ज़रूरत है? आपका तो भाई लड़ रहा है। फिर हमारा भाई आरक्षित सीटों से संविधान की प्रावधान की वजह से है। जी।
लोगों की आवाज़ के लिए वो टिकट मिला, जी लेकिन टिकट जो दिया गया वो मीडिएटरों द्वारा, जी चाहे बीजेपी कांग्रेस में जी कुछ जो दलाल होते हैं वो टिकट दिलाते हैं। जी तो वो टिकट, क्योंकि वेलाराम मान लो कोई एमएलए खड़ा होता है कोई भी, जी। तो उसके पास पैसा तो है नहीं, जी तो चुनाव होते ही वो गाड़ियाँ लगा देंगे, जी। गाड़ियाँ लगा देंगे, उसको पैसे भीड़ इकट्ठी करने के लिए ये करेंगे, और उसको कहेंगे चुपचाप तू तो बैठा रहे, तू तो वहाँ भाषण देना है वहाँ पर, और उस तरह से उसको ऐसा कर देते हैं कि जो हम लिख के दें जी वही तुझे बोलना है, और तेरे को दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात जी बीजेपी कांग्रेस से सिलेक्टर 70 वर्षों में जो नेता गए, उनको जीतने के बाद जी। नहीं बोलने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और वो 5 साल अपनी जेब में वही सर्टिफिकेट लगता है। बड़ा आरोप गोगरा साहब लगा रहे हैं कि एसटी के रिजर्व कैंडिडेट जो एमएलए और एमपी जीत करके जाते हैं वो पार्टियों के दबाव में रहते हैं और अपना काम नहीं करते, लोगों का काम नहीं करते, केवल पार्टी के एजेंडे पे चलते हैं, पार्टी के एजेंडे पर ही करते हैं, और पार्टी के जो बोलने नहीं दिया जाता उनको। नहीं बोलने का सर्टिफिकेट जी बोलने नहीं दिया जाता है। जी। और इसीलिए आज बीजेपी कांग्रेस के विधानसभा विधायक जो हैं, मंत्री संतरी जो भी हैं, जी। ये आवाज़ें नहीं हो। अभी जो घटनाक्रम राजस्थान में हो रहा है अभी, जैसे काकरी डुगरी का प्रकरण, मैं यहाँ साफ सीधी बात कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी कांग्रेस के विधायक जी एक मत से गहलोत साहब कहते जी कि काकरी डुगरी के प्रकरण के मुद्दे वापस लो, तो गहलोत साहब कर सकते थे, लेकिन अभी बीजेपी कांग्रेस के दलालों द्वारा चयनित विधायक ही जी इस केस को रोकने के मुखिया हैं। जी वो ये चाह रहे हैं कि अगर ये केस ले लिए बीटीपी ताकत में आएगी तो हमारी सीट का क्या होगा, जी ये जनता खड़ी कर देगा और लोग जीत जाएंगे, हमारी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़े नहीं बोलने के सर्टिफिकेट के चलते बीजेपी कांग्रेस में जो आरक्षित नेता गए वो जिम्मेदार हैं। जी सर, गोगरा साहब एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ। तो बड़ा आरोप लगता है कि 5 सदस्यीय टीम गहलोत साहब से मिलने गई राष्ट्रपति चुनाव के टाइम पे, सरकार गिरी उस समय, आपने एक 17 सूत्री मांग का एक पत्र उनको दिया। कहा जाता है कि गहलोत साहब ने वो मांगे पूरी नहीं की, आप लोगों का आरोप है कि वो मांगे मानी नहीं। उसमें एक साबला के एसडीएम को तुरंत हटाना था, काकरी डुंगरी के केस वापस लेने थे, बहुत सारी ऐसी मांगे थी आपकी। फिर जब मांगे उन्होंने मानी नहीं पहली बार में, तो फिर आपने जिला परिषद के चुनाव में डूंगरपुर में साथ कांग्रेस ने आपका नहीं दिया, तो फिर आपने फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में गहलोत साहब का साथ क्यों दिया? देखिए साहब, इस मामले में मैं एक ही बात कह देता हूँ कि 17 सूत्री मांग पत्र जो दिया, हमने समर्थन नहीं दिया था, मांग पत्र था जी, क्योंकि स्टेट के मुखिया थे जी, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जी, लेकिन आज तक नहीं की। जी, और आज तक उस मामले में, जैसे काकरी डुगरी प्रकरण आपके सामने है, जी, करोड़ों रुपए के नुकसान करने वाले बड़े बड़े आंदोलनों का इन्होंने माफ़ कर दिया। जी, आज तक काकरी डुगरी प्रकरण में हमारे मुद्दे वापस लेने के, अभी जो ST/SC महापंचायत जयपुर में हुई, जी, उसमें पहला मुद्दा, क्योंकि मैं उसमें कमेटी में था, जी, पहला मुद्दा काकरी डोरी और 2 अप्रैल के मुद्दे जुड़ाए, जोर से बात कही कि पूरा मिल करके कि इसका समाधान करना चाहिए, तो निश्चित ही उसका दबाव बना है, और मुझे विश्वास है कि इस मामले को आने वाले टाइम में लेंगे। लेकिन ये बात बार बार आ रही है MLO की, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये पैसा खाया आपने, पैसा खाया, ये किया। खाया आपने? मैं इस चीज़ पे पूरी तरह से खारिज करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए मुखिया, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कौन कहाँ गया, कौन क्या बोल रहा है, सब BTP को तोड़ने की साजिश है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पैसा नहीं खाया मतलब झूठा आरोप है? अरे भाई, झूठा क्या, हमने तो ये आप लोग उसे सुन रहे हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं से सुन रहे हैं, ये ऐसा पैसा खा गए, वही प्रूफ करें ना जी, वही प्रूफ करें कि इतने खाए तो किसने दिए, क्या है, बताइए ना आप। मैं तो जानता ही नहीं, मैं काहे को बात करूं इस मामले, मुद्दे को बात करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। 2023 की तैयारी BTP क्या कर रही है,
क्या जातिवाद का जो आरोप बीटीपी पे है उसका एजेंडा बीटीपी चेंज करेगी, या फिर अपने उसी जातिवाद के एजेंडे को लेकर के चलेगी, या सब समाज को साथ में लेकर के बीटीपी इस बार चलना चाहती है? देखिए, जी भारतीय ट्राइबल पार्टी का रजिस्ट्रेशन जी भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार हुआ है। जी तो कोई पार्टी होती है वो किसी जाति विशेष की नहीं होती। जी देश में गवर्न हर जाति को साथ लेकर के चलना पड़ता है जी और उन सब की सेवा में पार्टी काम करेगी। जी तो ये जो अफवाहें फैल रही हैं, जी। कई बातें हो रही जी। है, मैं आपसे सुन रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, जी। ये जो हमसे ज़्यादा तो जो अफवाहें फैलाने वाले हैं जी जी पार्टियों के दलाल हैं, जी और बीजेपी कांग्रेस के जो दलाल हैं, जो जिस तरह से एमएलए को गुमराह करके जनता वोट बटोरने का जो काम करते जी। हैं, उनके हित के लिए जी बीटीपी को खड़ा होने से रोकने की एक साजिश है। जी बिल्कुल सारे आरोप, क्योंकि हम तो बोल ही नहीं रहे, जी हम तो बोल ही नहीं, वही बोल रहे हैं। अब किसने क्या लिया क्या नहीं लिया वो जाने, प्रूव करें उस चीज़ पर सर आप कह रहे हो हम नहीं बोल रहे, लेकिन 2018 में जब आप प्रचार कर रहे थे तो केवल आदिवासियों की बात बीटीपी नहीं करी, जनरल उसमें जनरल नहीं था, उसमें ओबीसी नहीं था, उसमें एससी भी नहीं था, उस समय से केवल आपने एसटी की बात करी। लेकिन फिर आपको लगा कि आपका जीतने का मैथमेटिक बैठता नहीं है, इसलिए अब पार्टी लाइन चेंज कर रही है। अरे ये तो बाद की बात है, पार्टी रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, रजिस्ट्रेशन तो हुआ, मान लिया मान लिया, उसमें तो क्लियर है ना, जी। उसमें एसटी एससी ओबीसी और अन्य लोगों की सेवा में पार्टी काम करेगी। जी, जी। तो इसमें तो कोई सिर पिरा आदमी कोई कुछ बोल दे तो पार्टी थोड़ी मानेगी कोई। जी हाँ नहीं, हमने हमारा बीटीपी पार्टी ने हमें जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। 2023 के चुनाव में किसी भी बीटीपी नेता द्वारा जाति का बयान देखने को नहीं मिलेगा, आश्वासन देते हैं। देखिए, जाति का बयान तो देने के सवाल ही नहीं उठ रहा है ना, जाति का बयान नहीं, बल्कि जो कुछ लोग जी आदिवासियों में भी गलत लोग हो सकते हैं। जी सुनना आप, मैं मेन बात कहना जी चाहूँ, सवाल जाति का नहीं, सवाल ये है कि चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी गरीबों के साथ में चाहे आदिवासी भी गलत कृत्य करेगा, व्यक्ति विशेष, जी जी चाहे दूसरी जाति में भी कोई व्यक्ति होगा, जी, जी। उसका विरोध जोरदार शब्दों में करेगा, लेकिन पूरे समाज का जी उसको बीटीपी नहीं जोड़ती। जी। अगर कोई मर्डर कर दे जी। है, जी। उसके लिए आंदोलन जी। करेगा, जी। तो इसके साथ गलत हुआ कि हम नहीं बोलने का हक नहीं रखते बिल्कुल हैं, हम वो बोलेंगे। हमारा बीटीपी किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं बोलेगी, बल्कि अगर किसी भी जाति का आदमी है उसके विरुद्ध बोलेगी। जो वो मान करते करते। वो मान लिया सर, वो तो आपका अधिकार भी बनता है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को जैसे भगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, हम मूल मालिक हैं, हम ही रहेंगे, हमारा ही राज होगा, इस तरह की बातें बीटीपी 2018 में करने सुनने को मिली, तो क्या ये एजेंडा चेंज करेगी? अरे हम तो बोल ही नहीं रहे हैं ना जी, आपके नेता बोलते हैं। नहीं, हम बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों? 2-3 मुद्दे मेरा, एक है तो एक कि ये जिला प्रमुख का चुनाव जब डूंगरपुर में हुआ तो आपके दोनों पार्टी के एमएलए वहाँ से गायब हो गए, उनका फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। आपने गहलोत साहब से रिक्वेस्ट नहीं की कि हमने आपकी सरकार बचा ली, आप हमारा कम से कम जिला प्रमुख तो बनवा लो। एक दूसरा, अभी बीटीपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, दोनों एमएलए अलग अलग चल रहे हैं, आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, आपका फ़ोन नहीं उठाते, आपके कहने में नहीं है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो इन दोनों मुद्दों पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जी गहलोत साहब सहयोग करें, ये हमारे विधायकों ने जिला प्रमुख मामले में कहा था, जी लेकिन कहा था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल हमने ऐसा है, लेकिन जो उन्होंने इस चीज़ को पता नहीं उन्होंने नहीं माना है या बीच वालों लोगों ने फीडबैक दिया जी और वो ऐसा काम कर दिया। जी रहा सवाल पार्टी बट गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जो अंदरूनी मामला है हम मिल बैठ करके हमारे सब ठीक कर लेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं। दोनों विधायकों का तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अब बीटीपी का जो नियम है कि एक एमएलए एक ही बार लड़ सकता है, और अब वो सोचते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो अलग पार्टी बना रहे हैं। देखिए साहब, बीटीपी के पार्टी विधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जी ये हमारा सामाजिक निर्णय था। जी बीटीपी कोई पार्टी नहीं है, ये लोगों की आवाज़ है, जी लोगों की आवाज़ है। जी तो संविधान में ऐसा नहीं था, लेकिन एक लोगों की आवाज़ थी, और जिसमें ये बात बार बार आई थी कि एक ही परिवार के बार बार लोग बनते हैं। जी
तो क्यों नहीं, अगर हम वोट देते हैं, जी। हम लोग निर्णय करते हैं, हम टिकट हमारे आदमी को आगे बढ़ाएंगे, तो हम 1 साल तो एमएलए रह जाए, दूसरी बात नहीं देंगे। बात तो इतनी सी है, इस बात को तो सबको समझना ही चाहिए। तो इस बार राजकुमार जी, रामप्रसाद जी फिर से लड़ना चाहें तो फिर आप कैसे मनाएंगे उनको? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। 2023 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ के क्षेत्र में भारतीय ट्राइबल पार्टी बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि परंपरागत कांग्रेस और बीजेपी ने जो आदिवासियों का विकास होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि कई सारे कमीशन की रिपोर्ट जो लागू होनी चाहिए थी वो भी नहीं की। राजस्थान बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष पेलाराम जी घोगरा आज हमारे साथ थे। सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की और उनका कहना है कि अगर बीटीपी का शासन राजस्थान में आता है या फिर ताकत बन के बीटीपी उभरती है तो आदिवासियों की आवाज़ सदन में पूरे दमखम के साथ वो रखेंगे और जो उनके मुद्दे हैं उस पर सरकार को झुकाएंगे। तो आखिरी सवाल, आपके नेता जीत के जाते हैं फिर पैसा खा जाते हैं, इस पर जवाब आप दीजिए। ये आप जैसे मीडिया वाले जी और वो नेता जी जो बीटीपी खड़ी नहीं होने देना चाहते हैं, जी। ये उनका बीटीपी को रोकने का एक मंत्र कहो। सर, मीडिया तो हाँ। जब कांग्रेसी नेता साहब ने कहा, मालवीय साहब ने मंच में कहा सार्वजनिक रूप से कि पैसा लिया, तो मीडिया ने सवाल खड़ा किया। सर, मीडिया अपने मन से थोड़ी घेरा है। हाँ, वो जो भी किया, लेकिन सही उसी मुद्दे को ज्यादा टारगेट किया जाता है। हम तो ये मीडिया से चाहते हैं कि धरातल पर जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। अब बार बार मीडिया क्या करता है, झगड़े का बिंदु ही पूछता है और उसमें थोड़ा सा घी में आग में घी डालने का काम करता है। ये प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ, है ना। तो मेरा अपील है मीडिया से कि जिनाइन मुद्दे जो हमने आज आपको पूरा मंच दिया, आपके सारे मुद्दे जनता तक आप पहुंचाए, आपकी पूरी बात क्लियर आप करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को आपकी बात से काफी फायदा होगा। आपके कई सारे लोगों के डाउट्स इसमें क्लियर होंगे। डूंगरपुर से विधानसभा चुनाव आप 2018 आप लड़े, 2023 में आप लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो डूंगरपुर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, लड़ना और आगे लड़ने की बात तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन डूंगरपुर विधानसभा ही नहीं, अनुसूचित क्षेत्र की सारे आम जन से, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीब, जनरल का नाम नहीं लिया आपने? अन्य गरीब में आ गए ना, जनरल कह लीजिए ना, मुझे क्या जनरल में अन्य गरीब लोग, अमीर भी तो है, उनका वोट नहीं चाहिए? ऐसा है, आप बीच में मुझे रोक रहे हैं, मेरी बात आपने लिया नहीं सर जनरल का नाम, इसलिए मेरा अधिकार बनता है सर पूछना। तो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और हम अन्य गरीब की बात करें, ज्यादा हमें विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की आवाज बीटीपी बनेगी और उनसे मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से तथाकथित स्वार्थी लोग बीटीपी के अंदर कला को बढ़ाने, बीटीपी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बीटीपी और एमएलए अलग हो गए हैं और कई पैसे खा गए, ये जो सारी बातें जो चल रही हैं, गरीबों की आवाज को जो उठ रही थी, गरीब एक हो गए थे। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी अन्य लोगों ने डूंगरपुर 2 विधायक डाले, 145 पंचायत समिति सदस्य जिताए, 13 जिला परिषद सदस्य जिताए और 3 एमएलए 2-2 हजार वोटों से हारे। तो यहाँ कोई आदिवासी के वोट ही नहीं थे। जनरल लोग भी अब समझ चुके हैं कि यहाँ अति हो गई है। परिवार में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। बीटीपी कोई आदमी विशेष की अगर विरोध करेगा तो पूरे समाज का नहीं माने, वो व्यक्ति गलत कर रहा है, उस कृत्य के विरोध में उठेंगे। तो मेरा संदेश यही है कि आने वाले टाइम में बीजेपी कांग्रेस के 70 साल का जो मिल बैठ के खाने का जो रवैया था, कांग्रेस बीजेपी के आला नेता कहीं गलत नहीं है, लेकिन जो जिले और तहसील में जो टिकटों का जो खेल खेलते हैं, उनकी अपनी रणनीति चलती है कि 5 साल तू आ जा,
जी 5 साल मैं आऊँगा, तू लाना बोतल, मैं आटा दाल, दाल बाटी खाएंगे अपना, ऐसा समझौता हो गया है जो इस क्षेत्र को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया है। अभी ये क्षेत्र आप बेवकूफ़ नहीं बने कोई भी। तो इसलिए इन दोनों को छोड़िए, जी भारतीय ट्राइबल पार्टी को लाइए, एक बार 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए। जी। देखिए जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं जी। उसका आप प्रैक्टिकल एक बार आजमा कर देखें। जी ये मेरा अपील करता हूं और युवाओं से अपील करता हूं जी कि अभी चारों तरफ से उकसाने का षड्यंत्र चल रहा है, जी सावधान रहें, जी कानून हाथ में न लें, जी। प्रक्रिया के अनुसार काम करें। बहुत अच्छी अपील आपने युवाओं से की कि कानून अपने हाथ में ना लें, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखें। बिल्कुल। बस, और हमारा ये वादा याद दिलाओ अभियान चालू कर दें। प्रचार करने का तरीका बता रहे हैं। प्रचार करने का तरीका, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, बिना पैसे से बीटीपी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी। और अब के दो कम से कम जो पार्टियां हैं जो हम विचार की उनसे और बीटीपी मिला के हम राजस्थान सरकार में आगे से कौन मुख्यमंत्री होगा ये बीटीपी तय करेगी। ये आने वाले टाइम में हमको जज्बा दिखाना है। अगर इस तरह से किया तो निश्चित ही आम गरीब तक सुनना चालू हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार। राजस्थान बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आज हमारे साथ थे। ये हमारे लिए भी बड़े गौरव का विषय है कि एक पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष हमारे कैमरे पर था। सर ने बहुत ही बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। सर आप आज हमारे यहाँ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने संवैधानिक मुद्दों को लेकर के संवैधानिक तरीके से कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करे और संवैधानिक तरीके से जीतकर विधानसभा पहुंचे और जीतने के बाद समस्त जातियों का विकास बिना किसी भेदभाव के आप करें। और हमारी शुभकामनाएं है कि सर आप जीतें। लेकिन साथ ही एक निवेदन भी है कि आप के पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, कम से कम आप संविधान की बात करते हैं तो इस प्रकार की बातें ना आए सामने कि किसी और समाज को या व्यक्ति को ये लगे कि इसमें मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। आप पधारे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।